हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे हम अपनी PT 365 जो कि इकोनॉमी की है उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए इसका पार्ट नंबर 12 लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। पहला टॉपिक जिसके अंदर डिस्कस करेंगे हम वो है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2018-19 का। जानते हैं ये बात न्यूज में क्यों रही? देखिए, रिसेंटली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम आगे PLFS से यूज करेंगे, जो कि 2018-19 का है, उसे रिलीज करा गया है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस मतलब NSSO के द्वारा। अब जानते हैं कुछ सर्वे के बारे में बातें। देखिए, 2017 की बात है जब NSSO ने लॉन्च किया था इस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को, ताकि ये एस्टिमेट कर पाए एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स को, मेनली लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट्स को, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो को और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को। अब इन तीनों के बारे में आपको बता दूं कि ये जो LFPR है मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट्स हैं, या आप कह सकते हो कि ऐसे लोगों का परसेंटेज है लेबर फोर्स में जो कि काम कर रहे हैं या काम की तलाश में है या काम के लिए अवेलेबल है। तो पॉपुलेशन में से जो ऐसे लोग होते हैं लेबर फोर्स में लिए, तो उनके परसेंटेज को यहाँ पे हम बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट्स। दूसरा जो WPR है मतलब वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ये परसेंटेज होता है एम्प्लॉयड पर्सन्स का हमारी पॉपुलेशन के अंदर, मतलब जो काम कर रहे हैं। और तीसरे जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है, ये पर्सन्स होता है, ये परसेंटेज होता है ऐसे पर्सन्स का जो कि अनएम्प्लॉयड है अमंग पर्सन्स इन द लेबर फोर्स। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, टाइम यूज सर्वे TUS ये भी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस मतलब NSSO के द्वारा निकाला गया है। देखिए, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने रिलीज करा इंडिया का पहला टाइम यूज सर्वे जनवरी से दिसंबर 2019 तक के पीरियड के लिए। ऑब्जेक्टिव ये होगा कि ये पार्टिसिपेशन मेन का, विमेन का या दूसरे ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स का क्या है पेड और अनपेड एक्टिविटीज में, इसको मेजर करेगा। तो ये हमने बात करी इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, लेबर कोड्स के बारे में आपको कुछ बताऊंगी। देखिए, न्यूज में क्यों रहा, पार्लियामेंट ने देखिए पास करे हैं 3 लेबर कोड बिल्स को। पहला है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 के लिए, उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है 2020 का, और तीसरा है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के लिए। अब जानते हैं यहाँ पे कुछ बातें। सबसे पहला डिस्कस करेंगे कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन 2020 को। तो देखिए, जो पुराने 3 लॉज थे उन्हें बना के इसको जो है वो उन्हें कंबाइन करके इसको जो है वो बनाया गया है। वो 3 लॉज जो थे उनमें से पहला था ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का, दूसरा था इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 का, और तीसरा था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का। अब मेन प्रोविजन क्या है इस कोड की वो जानते हैं। तो वर्कर की डेफिनेशन की पहले बात करूं तो डिफाइन करता है वर्कर को एक ऐसा इंसान जो कि काम करता हो हायर या फिर रिवॉल्ड के लिए। इसमें वो लोग नहीं आते जो कि मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में हो या सुपरवाइजरी कैपेसिटी में हो, जिनकी वेजेस 18,000 रुपए से ज्यादा हो। दूसरी बात, स्टैंडिंग ऑर्डर्स की बात करें तो सारे इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जिनमें 300 वर्कर्स या उससे ज्यादा है उन्हें स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाना पड़ेगा कुछ मैटर्स पे, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स को लेके, मैटर्स ऑफ इन्फॉर्मिंग वर्कर्स अबाउट वर्क आवर्स, हॉलीडेज, पे डेज एंड वेज रेट्स को लेके। तीसरा, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट को लेके, साथ में ग्रीवियांस रिडर्सल मैकेनिज्म ऑफ वर्कर्स को लेके। तीसरी बात, प्रोविजन ये है कि भाई प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर क्लोजर, ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट को लेके है। देखिए, इसकी जरूरत पड़ेगी अगर आपको एस्टैब्लिश करना है, एस्टैब्लिशमेंट आपका जो है वो एटलीस्ट 300 वर्कर्स हैं
और आपको इसके लिए प्रायर परमिशन लेनी होगी सरकार से बिफोर क्लोजर। मतलब अगर आप बंद करना चाहते हैं, ले ऑफ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सरकार की जरूरत पड़ेगी। क्यों परमिशन लेनी पड़ेगी? क्योंकि देखो भाई, एकदम से किसी को निकाल थोड़ी तो कितने सारे लोगों को अपनी जो है सेटअप से। साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट भी empowered है ओनली टू अलाउ एन इंक्रीज इन द थ्रेशोल्ड थ्रू नोटिफिकेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है कि यहाँ पे इंक्रीज जो है वो अलाउ करेगी इन द थ्रेशोल्ड सिर्फ नोटिफिकेशन के माध्यम से। चौथी प्रोविजन है नेगोशिएटिंग यूनियन एंड काउंसिल। देखिए, सोल नेगोशिएटिंग यूनियन की बात करें, अगर मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ यूनियन जो है नेगोशिएट करेगी, अगर यहाँ पे एक रजिस्टर्ड यूनियन ऑफ वर्कर्स से ज़्यादा है जो कि फंक्शन कर रही है इस्टेब्लिशमेंट में, और ट्रेड यूनियन हैविंग मोर देन 51% ऑफ द वर्कर्स एज मेंबर्स, ये रिकॉग्नाइज करी जाएगी एज अ सोल नेगोशिएटिंग यूनियन। और दूसरी जो है वो नेगोशिएशन काउंसिल। अब अगर मान लीजिए कोई भी ट्रेड यूनियन नहीं है और वो एलिजिबल नहीं है सोल नेगोशिएटिंग यूनियन बनने के, तब जो नेगोशिएटिंग काउंसिल है इसे बनाया जाएगा। ये यहाँ पे इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव होंगे यूनियन के, जिनका एटलीस्ट 20% ऑफ वर्कर्स जो है वो मेंबर्स के तौर पे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन है ट्रिब्यूनल्स फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। ये किस लिए होगा? ताकि जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैं उसे सेटल करा जा सके। हर एक इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के अंदर एक जुडिशियल मेंबर होगा, साथ में एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर भी होगा। कोड यहाँ पे क्लासिफाई करेगा कोई भी डिस्प्यूट को इन रिलेशन टू डिस्चार्ज, डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट या फिर कुछ भी टर्मिनेशन अगर सर्विस का है, सर्विस अगर इनकी छीनी जा रही है किसी इंडिविजुअल वर्कर की, है ना, आपका ये सब कुछ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर जो है क्लासिफाई करा जाएगा। और मान लीजिए ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जो कि टर्मिनेशन से रिलेटेड है इंडिविजुअल वर्कर के, तो वर्कर जो है अप्लाई कर सकता है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल फॉर एडजुडिकेशन ऑफ द डिस्प्यूट के लिए। भाई इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में वर्कर जा सकता है 45 डेज के बाद, एप्लीकेशन के बाद, फॉर द कॉन्सिलिएशन ऑफ द डिस्प्यूट वाज मेड। अब देखिए स्किल री स्किलिंग फंड क्या है। देखिए री स्किल करने के लिए उन वर्कर्स को जिनको नौकरी से निकाल दिया गया था, अपनी जॉब से निकाल दिया गया था, तो कंट्रीब्यूशन जो कि इस फंड में होगा ये किया जाएगा एम्प्लॉयर के द्वारा, किसी जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है उसके एम्प्लॉयर के द्वारा। और यहाँ पे जो होगा ये अमाउंटिंग टू 15 डेज वेजेस। क्या कंट्रीब्यूशन होगा? 15 दिन की वेजेस होगी जो यहाँ पे लास्ट ड्रॉ करी गई थी वर्कर के द्वारा इमीडिएटली बिफोर द रिट्रेंचमेंट अलॉन्ग विद द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सच अदर सोर्सेस। मतलब इसको निकालने से पहले नौकरी के जो भी इनको लास्ट वेज दी गई थी उसकी यहाँ पे आधी 15 दिन की वेजेस दी जाएगी। अब इससे रिलेटेड न्यूज़ भी कुछ जानते हैं। देखिए ड्राफ्ट IRC जो ये है, ये रूल्स हैं, इनको बनाया गया है इंश्योर करने के लिए टाइम बाउंड परमिशन फॉर कंपनीज टू रिट्रेंच, ले ऑफ और शट इट्स बिजनेस। ये क्या है कि भाई देखिए ये रूल्स बनाए गए हैं, है ना, ये बनाए गए हैं ताकि यहाँ इंश्योर करें भाई टाइम बाउंड परमिशन हो कंपनीज के लिए। अब ऐसा ना हो कि बस सरकार को दे दिया तो कुछ भी करे। तो ऐसे एस्टैब्लिशमेंट जिनमें एटलीस्ट 300 वर्कर्स हैं तो परमिशन जो है इसको सेंटर से लेने की ज़रूरत पड़ेगी। एटलीस्ट 15 दिन एडवांस में लेनी पड़ेगी अगर आपको ले ऑफ करना है, मतलब अगर डिसमिस करना है। 60 डेज फॉर रिट्रेंचमेंट, अगर यहाँ पे इनको निकालना है तो 60 डेज, और 90 डेज फॉर क्लोजर, अगर भाई बंद करना है सारा आपको सेटअप। सरकार ने यहाँ पे रिड्यूस कर दी है इंफॉर्मेशन सॉट फ्रॉम एम्प्लॉयर्स एट अ टाइम ऑफ रिट्रेंचमेंट और ले ऑफ। अब जो प्रपोजर्स एस्टैब्लिशिंग अ री स्किलिंग फंड फॉर रिट्रेंच वर्कर्स वेयर वर्कर्स विल गेट मनी इलेक्ट्रॉनिकली फॉर री स्किलिंग विद इन 2 months ऑफ बीइंग रिट्रेंच्ड। तो यहाँ पे कुछ प्रपोजर्स लाए जा रहे हैं कि आप यहाँ पे री स्किलिंग फंड को लेकर आओ रिट्रेंच वर्कर्स के लिए, जहाँ पे जो वर्कर्स हैं इनको पैसा मिलेगा इलेक्ट्रॉनिकली अपनी स्किल को फिर से डेवलप करने के लिए 2 महीनों के भीतर रिट्रेंच के, मतलब यहाँ पे जो भी इनकी सर्विस है हटाए गए जो भी। अब देखिए सारी एप्लीकेशन जो कि नोटिस फॉर स्ट्राइक, लॉकडाउन, परमिशन फॉर रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ या क्लोजर ऑफ यूनिट से रिलेटेड होंगी, या कंसिलिएशन या फिर से रिलेटेड होंगी, और ट्रिब्यूनल एप्लीकेशन से रिलेटेड होंगी, ये सब कुछ जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो सबमिट की जाएगी। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे
फाइनलाइज करेंगे क्या रूल्स होंगे पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के, यूटिलाइजेशन के फंड के, या फिर नेगोशिएटिंग काउंसिल के फॉर ट्रेड यूनियंस। तो ये कुछ हमने बात करी इसके बारे में। नेक्स्ट जो कोड लाया गया है वो है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 का। ये क्या है जानते हैं। देखिए ये कोड जो है रिप्लेस कर रहा है 9 जो लॉस रिलेटेड थे सोशल सिक्योरिटी से, मतलब द कोड रिप्लेसेस 9 लॉस रिलेटेड टू सोशल सिक्योरिटी। ये में मतलब दीज इंक्लूड द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1972, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 और ऐसे बहुत जो 9 हैं पूरे के पूरे। अब बात आती है प्रोविजंस के बारे में। इसकी क्या प्रोविजन है, तो पहले ये है कि एप्लीकेबिलिटी कोड, देखिए ये जो है ये एप्लीकेबल होगा किसी भी एस्टैब्लिशमेंट पे, ठीक है। ये सारा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी साइज वगैरह नोटिफाई करेगी उसके बेसिस पे किसी भी एस्टैब्लिशमेंट पे ये लॉ जो है, ये जो कोड है ये एप्लीकेबल होगा। दूसरा, सोशल सिक्योरिटी फंड जो कोड है वो कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पे ऐसा फंड बनाएगी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए, गिग वर्कर्स के लिए और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए। और आगे जो स्टेट गवर्नमेंट है ये यहाँ पे सेटअप और एडमिनिस्टर करेंगे एक सेपरेट सोशल सिक्योरिटी फंड को अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। साथ में तीसरी प्रोविजन है जो प्रोविजंस होंगी आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग सेल्फ रजिस्ट्रेशन बाय अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। ये सब के लिए जो है एक पोर्टल होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, वहाँ ये सब किया जा सकता है। साथ में नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, देखिए ये किस लिए होगा, वेलफेयर जो भी है ऊपर की जो 3 कैटेगरीज बताई इनके लिए, वेलफेयर के लिए, वेलफेयर जो वर्कर्स का होगा उसके लिए, और रिकमेंड और मॉनिटर करेगी स्कीम्स भी इन्हीं के लिए। बोर्ड के अंदर 5 रिप्रेजेंटेटिव होंगे एग्रीगेटर्स के, साथ में नॉमिनेट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरे 5 रिप्रेजेंटेटिव होंगे गिग वर्कर्स के और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के, जिन्हें नॉमिनेट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। और तीसरा डायरेक्टर जनरल ऑफ द ESIC होंगे, साथ में यहाँ पे 5 रिप्रेजेंटेटिव और होंगे स्टेट गवर्नमेंट के। उसके नेक्स्ट प्रोविजन है कंट्रीब्यूशन फॉर स्कीम्स। देखिए स्कीम जो कि GIG वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए होंगी, ये फंड करी जाएंगी थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रीब्यूटर्स, है ना, फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एग्रीगेटर्स वगैरह सब देंगे। डेफिनेशन में कुछ चेंजेस की बात करें तो इसके अंदर यहाँ पे ये बात है कि एक्सपैंड करने की डेफिनेशन को बात हो रही है। जैसे एम्प्लॉयज के अंदर अब यहाँ पे वर्कर्स जो कि कॉन्ट्रैक्टर्स के अंदर एम्प्लॉय करे जाते हैं उनको भी लिया जाएगा। दूसरी बात, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स की बात करें तो इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स जो कि आपके गवर्नमेंट से आते हैं उनको भी लिया जाएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स जो कि आपके दूसरे स्टेट से आते हैं उनको भी लिया जाएगा। तीसरे नंबर पर प्लेटफॉर्म वर्कर की बात करें तो इसमें एडिशनल कैटेगरीज डाली जाएंगी सर्विसेज की या एक्टिविटीज की, जैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसा भी गवर्नमेंट नोटिफाई करे। चौथी बात आती है ऑडियो विजुअल प्रोडक्शंस की, जिसमें आपका फिल्म्स, वेब बेस्ड सीरीज, टॉक शोज, रियलिटी शोज और आपका स्पोर्ट शोज वगैरह आएगा। अब देखिए टर्म्स ऑफ एलिजिबिलिटी क्या होगी ग्रेजुएटी के लिए, जर्नलिस्ट की। देखिए कोड जो ग्रेजुएटी का पीरियड है वो घटाता है, ये कोड 5 साल से घटा के अभी 3 साल कर देता है वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए। उसके बाद ऑफेंस एंड पेनाल्टीज की अगर बात करें तो कोड यहाँ पे पेनाल्टी कुछ ऑफेंसेस के लिए चेंज करता है, जैसे कि जो मैक्सिमम जेल हो सकती है किसी इंस्पेक्टर को उसके काम में रोड़ा लगाने के लिए, है ना, उसकी ड्यूटी को परफॉर्म करने को लेके ये घटा दी गई है, 1 साल से घटा के 6 महीने कर दी गई है। और आखिरी में एडिशनल पावर्स ड्यूरिंग एपिडेमिक, कोड यहाँ पे एक नया क्लॉज भी अपने अंदर डालता है जो एप्लीकेबल होगा अगर मान लीजिए कोई एपिडेमिक आता है, पेंडेमिक हर जगह, एपिडेमिक एक पर्टिकुलर एरिया में आती है कोई ऐसी। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे डिफर या रिड्यूस कर सकती है एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन PF मतलब प्रोविडेंट फंड या आपका ESI के अंदर फॉर अ पीरियड अप टू 3 मंथ्स इन केस ऑफ पेंडेमिक, एपिडेमिक या नेशनल डिजास्टर। जो भी आता है तो सरकार पैसा उधर दे देगी, तो हो सकता है कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय के PF वगैरह में कम दे। इतनी बात समझ में आ गई। फिर आता है नेक्स्ट यहाँ पे कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। ये क्या है जानते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे ये कंसोलिडेट करता है 13 जो एग्जिस्टिंग एक्ट थे जो यहाँ पे हेल्थ,
सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन को रेगुलेट कर रहे थे। इनमें आपका फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का आता है, माइंस एक्ट 1952 का आता है, साथ में कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 वगैरह का आता है। कुछ मेजर प्रोविजंस क्या थी इस कोड की, तो देखिए थ्रेशोल्ड फॉर कवरेज ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, क्या थ्रेशोल्ड रहेगा इस एस्टैब्लिशमेंट के कवरेज के लिए। तो फैक्ट्री की बात करें तो डिफाइन करता है कि फैक्ट्री एक ऐसी प्रीमाइसेस होती है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया जाता है और इसके अंदर 20 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हों। अगर मान लीजिए ये सारा का सारा पावर का यूज़ करने के साथ अगर प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, और अगर 40 वर्कर्स काम करेंगे अगर मान लीजिए बिना पावर के यूज़ करे अगर इसके अंदर काम हो रहा है। दूसरी बात, इस्टेब्लिशमेंट जो कि हजार्डियस एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हों, इसमें सारे ही वो इस्टेब्लिशमेंट आएंगे जहाँ पे हजार्डियस एक्टिविटी होती हो, है ना, चाहे डिपेंड नहीं करता कितने भी वर्कर्स हो, बस खाली यहाँ पे गलत मतलब इस तरीके को खतरनाक काम हो रहा है तो। और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, कोड यहाँ पे अप्लाई होगा इस्टेब्लिशमेंट या कॉन्ट्रैक्टर्स पे भी, जिसमें आपका आ गए ऑफिस आ गए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के, जिनमें 50 से उससे ज़्यादा वर्कर्स होते हैं, ऑन एनी डे इन द लास्ट 1 ईयर, ठीक है, किसी भी दिन पिछले एक साल में अगर 50 से उससे ज़्यादा वर्कर हुए हैं तो इसके अंदर आ जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट लेबर को यहाँ पे रोक लगाएगा कोर एक्टिविटीज़ में। ये कोर एक्टिविटीज़ क्या होंगी, अप्रोप्रिएट सरकार डिसाइड करेगी। साथ में लिस्ट भी नॉन कोर एक्टिविटीज़ की बताएगा, जिसमें कुछ 11 वर्क्स आते हैं, एक सैनिटेशन आता है, सिक्योरिटी सर्विस आती है, कोई भी एक्टिविटी जो कि इंटरमीडिएट नेचर की होती है वो आती है। अब देखिए वर्क आवर्स एंड एम्प्लॉयमेंट कंडीशन की बात आपको, तो डेली वर्क आवर लिमिट फिक्स कर दी गई है, ये 8 घंटे रहेगी पर डे। दूसरी बात कि जो एम्प्लॉयमेंट है औरतों का, तो यहाँ पे जो औरतें हैं उनको यहाँ पे एम्प्लॉय करा जाएगा सारे इस्टेब्लिशमेंट में हर तरह के काम के लिए। अगर मान लीजिए कि इनको काम करना पड़ेगा ऐसे किसी काम में जो हजार्डियस या डेंजरस काम है, तब पे सरकार यहाँ पे रिक्वायर करेगी एम्प्लॉयर को कि आप सेफ गार्ड लेके चलिए, है ना, इनको एम्प्लॉयमेंट देने से पहले से इनकी सेफ्टी ध्यान में रखिए। एग्जेम्पशन की बात करें तो कोड एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप एग्जेम्प्ट करो किसी भी नई फैक्ट्री को इन प्रोविजन से कोड की, ताकि देखिए कुछ अच्छी इकोनॉमिक एक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट वो करें, उसके बाद इनको आप इंक्लूड करना। फिर बात आती है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स की बच्चों, तो देखिए डेफिनेशन क्या है इस इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर की। कोई भी इंसान जो अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ले लेता है और वो पैसा कमा रहा हो, कम से कम 18,000 रुपये महीना मैक्सिमम कमा रहा हो या इससे भी ज़्यादा कमा रहा हो विद सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जितना भी नोटिफाई करे उस हिसाब से। दूसरी बात, बेनिफिट्स क्या होते हैं इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के, जैसे कि पहला तो इसमें बेनिफिट आता है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, चाहे वो नेटिव स्टेट या फिर स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात हो, ये पाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ बेनिफिट्स अंडर द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन सेस फंड, तो यहाँ पे फायदे मिल सकते हैं इसको आपका बिल्डिंग या अदर कंस्ट्रक्शन सेस फंड के उस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर। और उसके बाद आपका इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड बेनिफिट्स जो कि अवेलेबल होते हैं दूसरे वर्कर्स को सेम एस्टेब्लिशमेंट में, तो ये भी मिल सकता है। उसके बाद जो कोड है इसने रिमूव कर दी है प्रोविजन फॉर डिस्प्लेसमेंट अलाउंस, है ना, ये 2019 वाले बिल में थी तो ये हटा दी गई है, ताकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अलाउंस को जो है वो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स को पे करा जाएगा रिक्रूटमेंट के टाइम पे भी, है ना, जो इक्विवेलेंट होगी इनकी मंथली वेजेस के 50% के बराबर। साथ में डेटाबेस फॉर इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स, देखिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने या मेंटेन और रिकॉर्ड करा है डिटेल्स इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स का एक पोर्टल पे, और माइग्रेंट वर्कर्स यहाँ पे खुद को रजिस्टर करेंगे इस पोर्टल के ऊपर सेल्फ डिक्लेरेशन और आधार की मदद से। आखिरी में सोशल सिक्योरिटी फंड फॉर वेलफेयर ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, अमाउंट को कलेक्ट करा जाएगा कुछ पेनाल्टीज के अंदर द कोड, और ये जो है वो फंड के अंदर डाल दिया जाएगा। सरकार यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर सकती है कि और किस सोर्सेज से हम फंड में पैसा डाल सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। नेक्स्ट टॉपिक की जो बात करेंगे वो रहेगा ड्राफ्ट कोड ऑन वेजेस सेंट्रल रूल्स 2020 के बारे में। न्यूज़ में क्यों रहा, सबसे पहले इस बात को जानते हैं। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने रिलीज करा अपना ड्राफ्ट कोड ऑन वेजेस सेंट्रल रूल्स 2020।
अब न्यूज़ के बारे में कुछ बात जानते हैं। रूल्स को रिलीज करा गया है अंडर कोड ऑन वेजेस 2019, जो पास करे गए, विच वॉज पास्ड लास्ट ईयर, जो पिछले साल पास करा गया था दोनों ही हाउसेस में। अब जो न्यू ड्राफ्ट रूल्स हैं, इसके अंदर जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं एक दिन के अंदर, इन्हें घटा के 8 घंटे कर दिया गया है। और साथ में इस कोड ऑन वेजेस 2019 की अगर मैं बात करूं, तो कोड ने रिप्लेस कर दिए हैं यहाँ पे 4 लॉज। पहला था पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 वाला, दूसरा था मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 वाला, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 वाला और इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 वाला। कोड यहाँ पे चाहता है कि ये यूनिवर्सलाइज कर दे जो प्रोविजन है मिनिमम वेजेस की, है ना, हर जगह पे मिनिमम वेजेस यही हो, और टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस का सारे एम्प्लॉयज़ को, है ना, चाहे जितने किसी भी सेक्टर में हो, किसी भी वेज सीलिंग पे लगी हो इनके। देखिए मिनिमम वेज यहाँ पे क्या होगा, इससे यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड होगा, हर जगह पे पूरी कंट्री में एक जैसा मामला होगा, ये लोग सारे वर्कर्स भी खुश रहेंगे। अभी की बात करें तो मिनिमम वेजेस में जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं वो स्टेट्स में देखने को मिलते हैं, अलग अलग स्टेट्स में, रीजन्स में भी, क्योंकि देखिए सेंट्रल हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वो सेट रिवाइज और इन्फोर्स करती रहती हैं मिनिमम वेजेस को, इसलिए अलग अलग देखने को मिलते हैं। अब एक चीज जानते हैं, आपके पास एक उसके अंदर चार्ट बना होगा, कहता है व्हाट द ड्राफ्ट रूल्स से। ये जो ड्राफ्ट रूल्स है वो क्या कहते हैं? तो पहली चीज तो कहते हैं कि सेंटर एक नेशनल फ्लोर बना दे कि मिनिमम वेजेस क्या फॉलो करे स्टेट, है ना, और इसको यहाँ पे हर 5 साल में रिवाइज भी करती रहे। दूसरी बात, पहली दफा सेंटर ने यहाँ पे प्रपोज करा है कि आप सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी इन रूलिंग इन 1992 को फॉलो करो, और रिकमेंडेशन जो 15th इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की करी गई थी 1957 में, उसे भी फॉलो करो अगर आपको मिनिमम वेजेस को प्रिस्क्राइब करना है तो। तीसरी बात कि जो मैनर है जिस तरह से कैलकुलेट करेंगे मिनिमम रेट ऑफ वेजेस को, ये सरकार ने अपने रूल्स के अंदर नहीं बताया है अभी तक तो। चौथी बात कि 25% जो मिनिमम वेज कंपोनेंट का होगा, इसके अंदर एक्सपेंसेस आ जाएंगे वर्कर की फैमिली के, जो कि वो एजुकेशन पे करते हैं अपने बच्चों की, साथ में मेडिकल नीड्स के भी। पांचवी बात कि जो गवर्नमेंट है वो ये बात को ध्यान में रखेगी कि जो एक्सपेंडिचर है किसी वर्कर की फैमिली का, है ना, ऑफ 3 ऑनवर्ड्स, तो फूड, क्लोथिंग, हाउस रेंट, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी को ध्यान में रखेगी सरकार। छठी बात कि मिनिमम वेजेस यहाँ पे वैरी करेंगे, है ना, स्किल्स कैसी हैं उस हिसाब से, अनस्किल्ड वर्कर्स को सेमी स्किल्ड, स्किल्ड एंड हाईली स्किल्ड, साथ में जियोग्राफीज, मेट्रो, नॉन मेट्रो, रूरल एरियाज वगैरह से डिफ्रेंशिएट होगा। और आखिरी में सेंटर डिवाइड करेगा ऑक्यूपेशन स्किल वाइज, जैसे कि 123 बिलोंग करेंगे अनस्किल्ड को, फिर क्या आप कह सकते हो सेमी स्किल्ड वगैरह जो है 320 है स्किल्ड, है ना, 111 है आपके हाईली स्किल्ड, तो इस बेसिस पे डिवाइड होगी चीज़ें। तो ये पार्ट हमारा यहाँ होता है कंप्लीट। So if you like the video, please like the video, share it with your friends, subscribe your channel Sirfayas, and if you want to watch these videos on Facebook also, just like the page Sirfayas and watch these videos there. Along with this, if you want to go for one daily real question, you can follow us on Instagram, and for any other platform, link is in the description. And if you want to support me in my work, just press the join button and enjoy the free plus also, and you can support me in my work also. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.